एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है, ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके
तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी, अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए, और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है, ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला,
तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखी अपनी, बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ जो यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है, मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है।
गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी? बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।